क्या नीतीश कुमार के शराबबंदी से बिहार बर्बाद हो गया? 70 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर गए। हर साल 20 लाख लोग हमारे बिहार को छोड़कर बिहार से पलायन कर जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं बिहार से। नीतीश कुमार मानो मुख्यमंत्री नहीं, बिहार के लोगों के लिए और बिहार के लिए एक बोझ बन गए हो। छोटा सा एगो रूम बा भीतर, ओहि में से निकले तो वो गांजा महकता उनका देह में से। 2 चप्पल देना चाहिए उन्हें। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, आपका जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। वैसे तो हमारे देश में नेता लोगों की कमी नहीं है। नेता हमारे देश के हर एक गली, हर एक घर, हर एक मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको। मोदी पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। और जब बात हमारे बिहार की हो तो राजनीति का रौ भी हमारे बिहार से शुरू होता है। और राजनीति की शुरुआत ही हमारे इस मिट्टी से हुई है। जब दुनिया नहीं जानती थी कि हाउ टू राइट, लिखते कैसे हैं, तब हमारे बिहार में राजनीति की पुस्तक लिखी जा चुकी थी। पर अफसोस कि इसी राजनीति ने हमें बर्बाद कर दिया। वैसे तो बहुत सारे नेता आए और बहुत सारे नेता गए, पर जिस व्यक्ति के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो हमारे बिहार का सबसे विवादित और चर्चित नेता हैं। जी हाँ, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था और पिताजी कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश की शुरुआत तो एकदम साधारण थी, जैसे हमारी और आपकी होती है, लेकिन उनका दिमाग स्टार्टिंग से ही बहुत तेज था। पटना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की। पर क्या पता था कि ये इंजीनियर आगे चलकर पूरे बिहार की डिजाइन तैयार करने वाला है। और सोचिए, एक इंजीनियर जो आगे चलकर पूरे बिहार का पावर हाउस बन गया। लेकिन नीतीश की जिंदगी में मोड़ तब आया जब वो 1970 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अपने आप को शामिल कर लिए। 1970 में जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार और आपातकाल के खिलाफ इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी, उसमें बहुत सारे नए और युवा नेता आए। उनमें से एक थे हमारे नीतीश कुमार। इंजीनियरिंग छोड़कर नीतीश कुमार ने समाजवादी विचारधारा को अपनाया और यहीं से एक नए अध्याय और नए चैप्टर की शुरुआत हुई उनकी लाइफ में। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार एमएलए बने हरनौत सीट से। उसके ठीक 4 साल बाद 1989 में वो लोकसभा पहुंचे। नीतीश का सियासी दिमाग इतना तेज था कि 1990 में वो वीपी सिंह के केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए केंद्र में। और 1994 में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर एक नई पार्टी समता पार्टी को बनाया। और उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव का जलवा था, जिन्होंने यादव और मुस्लिम वोट बैंक को फिक्स कर लिया था। पर इसके विपरीत नीतीश को बहुत सारा चैलेंज फेस करना था और उन्होंने भी एक दिमाग लगाया। और ओबीसी बहुत सारी जातियां हैं, उनकी खुद की जाति है, कुर्मी और कुशवाहा जातियों को उन्होंने लिया और अपना बेस बनाया। और 1996 में नीतीश फिर लोकसभा पहुंचते हैं और अटल बिहारी की सरकार में रेलवे मंत्री बन जाते हैं नीतीश। पर कहा जाता है कि आप जो चीज दिल से करना चाहते हैं, अगर वो ना कर पाए तो आपको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। 2000 में वो पहली बार बिहार के सीएम बने, पर अफसोस के केवल 7 दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बहुमत नहीं था। पर लोगों को उसी वक्त समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति हार मानने वाला तो भाई बिल्कुल ही नहीं है। 2005 में नीतीश की जिंदगी और बिहार का तकदीर बदल जाता है, क्योंकि वो फिर से एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। Well, Nitish Kumar will be sworn in as the Chief Minister of Bihar on 20th of this month at Gandhi Maidan in Patna. 15 साल तक लालू यादव के कब्जे में रहा बिहार। पूरे 15 साल के बाद लालू यादव के बाद बिहार को एक स्ट्रॉन्ग लीडर मिला। नीतीश ने एनडीए के साथ गठबंधन किया और आरजेडी को खेल से बाहर कर दिया। पर क्वेश्चन ये उठता है कि उस वक्त बिहार की हालत क्या थी? बिजली नहीं थी, टूटी हुई सड़कें, स्कूल और कॉलेज के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे केवल बिल्डिंग थी भाई साहब। और हम सच बोले तो बिल्डिंग भी नहीं थी। और नीतीश ने सुशासन का नाम दिया और अपने काम को करना चालू किया। और सबसे पहले उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। 2005 में जहां 3000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, वहीं 2010 आते आते 20,000 किलोमीटर पक्की सड़कें बिहार में हो गई। और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत काम किया। 2005 में जहां बिहार में केवल 10% लोगों के पास बिजली की सुविधा थी, 2015 तक आते आते ये 90% लोगों के पास पहुंच गया। और तीसरा सबसे अधिक ध्यान दिया उन्होंने बिहार के क्राइम रेट पे, जहां 2005 में 30,000 केसेस पेंडिंग थी बिहार के थानों में, वहीं 2010 आते आते ये केसेस मात्र 20,000 हो गए।
और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा शिक्षक, प्राइमरी हेल्थ केयर में बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने मुहैया कराई। नीतीश कुमार की ये पहली पारी इतनी बेहतरीन साबित हुई कि लोगों ने उन्हें विकास पुरुष का नाम दे दिया कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। पर क्या ये सुशासन की पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नीतीश के काम से सभी बहुत खुश थे, पर नीतीश का असली चेहरा तब आया जब 2013 में उनकी पलटने की आदत को देखा गया। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। 2013 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। वजह बिल्कुल साफ थी, नरेंद्र मोदी का पीएम कैंडिडेट के रूप में चूज करना। उनको लगा कि ये हिंदुत्व का जो तरीका है राजनीति करने का, कहीं हमारे सेक्युलर वोट को काट न दे। 17 साल का गठबंधन टूट गया और 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया और चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत हासिल की। मात्र 20 महीने बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया और वो एनडीए के साथ चले गए। वजह बिल्कुल साफ थी, उस समय तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और नीतीश का कहना था कि मैं भ्रष्टाचारी के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। 2017 में वो फिर बीजेपी के साथ चले गए। 2022 में उन्होंने फिर आरजेडी का दामन थामा और फिर मुख्यमंत्री बने 8वीं बार, और 2024 में वो फिर एनडीए के साथ चले जाते हैं। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार की ये आदत उनकी छवि पर बहुत भारी पड़ गई। लोगों का मानना था कि उनका कोई अपना पर्सनल आइडियोलॉजी नहीं है, उन्हें केवल कुर्सी चाहिए, गद्दी चाहिए, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे का साथ लेना चाहते हैं। और ये इम्पैक्ट उनकी छवि पर इस कदर पड़ा कि बहुत सारे लोग अब नीतीश कुमार से जान छुड़ाना चाहते हैं। नीतीश को सुशासन का तमगा मिल गया, पर आंकड़े क्या कहते हैं आइए जरा देखते हैं। बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 7,914 रुपए थी और 2023 तक ये 54,000 रुपए के आसपास पहुंची। सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, पर ये जो देश की प्रति व्यक्ति आय है 1.7 लाख, उससे बहुत कम है और बिहार अभी भी गरीबी में सबसे ऊपर शुमार है। नीति आयोग के हिसाब से बिहार के 33% ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 2023 में बिहार का बेरोजगारी रेट 14% था, जबकि हमारे देश का बेरोजगारी रेट 7% था। हर साल 20 लाख लोग बिहार को छोड़ जा रहे हैं। सड़कें बनी, विकास हुआ, बिजली आई, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइज के मामले में, नौकरी के मामले में, निवेश के मामले में नीतीश कुमार कंप्लीटली फेल रहे हैं। और एक और बड़ा कारण बताया जाता है जो कि है शराबबंदी। वैसे तो इसका उद्देश्य बिल्कुल सही था, इंटेंशन उसका बहुत बेहतरीन था, पर इससे हुआ क्या? हर साल 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व घटा बिहार को लगता है। अवैध शराब का जो व्यापार है बिहार में बहुत तेजी से फल फूल रहा है। 2022 में नकली शराब पीने की वजह से लगभग 70 लोगों की जान चली गई। शासन का एक बहुत बड़ा तंत्र सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, उससे कमाने में लगा हुआ है और जो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की रेगुलर ड्यूटी है वो करते नहीं है। नीतीश कुमार का ये फैसला सही था या गलत था, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 74 साल की उम्र वाले नीतीश कुमार के ऊपर अब मानसिक सेहत के सवाल उठ रहे हैं। लोगों का मानना है कि अब उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया था कि नेशनल एंथम के दौरान जब हमारे देश का राष्ट्रगान बज रहा था तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, जो बहुत सनसनीखेज बन गया। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा समस्या है कोई भी बयान दे देना बिना सोचे समझे। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता है। याद है ना आपको, कुछ साल पहले उनका एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। सर नहीं झुकाना चाहिए, उन्हें 2 चप्पल देना चाहिए था उन्हें। आप लोगों के सामने नीतीश कुमार आ जाए क्या करें? अभी उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। और ये चीजें बिहार के बाहर बिहार की छवि को बहुत ज्यादा धूमिल करती हैं कि जिस राज्य का मुखिया, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही ऐसी काम करता है, ऐसी बयान देता है, उस राज्य की जनता कैसी होगी। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नीतीश कुमार की कहानी भी ठीक वैसी है। एक तरफ तो आपको देखता है कि नहीं डेवलपमेंट हुए हैं, काम हुए हैं, पर बहुत सारी मुद्दों पे सरकार फेल रही है जो कि बेसिक मुद्दा है। जैसे कि बिजली आई, सड़क आया, ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग, बट बिहार में बेरोजगारी दर इतना तेज बढ़ा हुआ है कि बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। हर तरफ क्राइम हो रहा है आजकल, हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस प्रशासन का कंट्रोल नहीं है इस पे, और नीतीश कुमार का कोई गलती नहीं है। जब भी आप किसी व्यक्ति को या किसी गवर्नमेंट को एक समय अंतराल के बाद चेंज नहीं करते हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अब उन्हें कोई हराने वाला नहीं है।
कोई उनका कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो जो करना चाहे वो कर ले। तो डेवलपमेंट स्टेट और कंट्री की यही निशानी है कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, लोगों में भी और गवर्नमेंट में भी, सिस्टम में भी। और हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप परिवर्तन कीजिए या नहीं कीजिए, परिवर्तन करना हमारे बिहार के हित में रहेगा। आप किसे वोट करेंगे, मुझे पता है कि आप मुझसे बेहतरीन जानते हैं कि किसे आप वोट करेंगे, कौन आपके लिए अच्छा होगा, पर आप किसी पार्टी को मत देखिए और ना ही किसी कास्ट को देखिए। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय आपके यहाँ से खड़ा है और वो बहुत अच्छा इंसान है, एजुकेटेड पर्सन है, यू हैव टू वोट दैट मैन, आपको उसे वोट करना होगा। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इससे वोट कीजिए प्रशांत, तेजस्वी, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी से आप एग्री करते हैं, आप उसे वोट कीजिए। लेकिन याद रखिए कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि अब बिहार में कुछ नया चीज लाया जाए, कुछ नए सिस्टम को ट्राई किया जाए। और इस कहानी में ऐसी बहुत सारे पहलू हैं जो आपको खुद से समझना होगा, क्योंकि अगर आप मीडिया के भरोसे हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको गिनाने हम बैठे तो गिनाते रह जाएं, पर वीडियो खत्म नहीं होगा। ये मिलते हैं किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरी बातों को आप फॉलो कीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइएगा, आपको कौन पसंद है और कौन लगता है कि बिहार में चेंजेस ला सकते हैं।